रीबॉर्न इन विलनस बॉडी। चैप्टर 132 गुस्सा। नोट: हेलो फ्रेंड्स, आने वाले कुछ एपिसोड के बाद स्टोरी में ले पाएगा। इसके बाद सारे रिलेशन बदल जाएंगे। अगर आप लोगों को लिप से प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर बताना। विक्रम जी प्रिंसिपल को इशारा कर अंदर की ओर जा रहे थे, पर उन्होंने देखा आरवी अभी भी वहीं खड़ी थी और लोकेश अभी भी थोड़ी बेहोशी की हालत में पड़ा था। आरवी अब भी ऊपर खड़ी थी, उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। विक्रम जी ने फिर से ऊपर देखा तो रुचि भी उन्हें दिखी। रुचि शांत थी, लेकिन उसकी आंखें भी आग उगल रही थीं। विक्रम जी ने एक गहरी सांस ली और अपनी बेटियों की ओर देखा। अनु, नीचे आओ। उनकी आवाज में अथॉरिटी थी जो किसी को भी कांपने पर मजबूर कर दे, लेकिन आरवी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। नील ने लोकेश को दूसरे स्टूडेंट को सौंपा और खुद निकेश के साथ टॉप फ्लोर पर जाने लगा। नील और निकेश तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर गए और जैसे ही छत पर पहुंचे, उन्होंने राधिका को देखा जो वहां खड़ी आरवी की जैकेट को अपने कंधे पर डाले रो रही थी। उन दोनों ने ही जब राधिका को इस हालत में देखा तो दोनों का ही दिमाग खराब हो गया। निकेश जल्दी से राधिका के पास आया। राधिका ने जैसे ही उसे देखा वो उसे गले लगाकर फफक कर रो पड़ी। निकेश ने उसे कस कर गले लगा लिया। निकेश बस प्यार से उसके सर सहलाता रहा और उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि लोकेश को मार ही डाले, पर अभी उसके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि विक्रम जी या अरिताज जी उन्हें ऐसा कुछ नहीं कर देते। वहीं नील आरवी को देखता है जो उन्हें ही देख रही थी। नील ने गौर से उसे देखा, उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे, पर नील अभी गुस्से में था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उस लोकेश को धक्का नहीं मारना चाहिए थे, क्योंकि अब बात आरवी पर आ जाएगी और उसे पता था यहाँ का प्रिंसिपल और लोकेश का बाप मिलकर आरवी को फंसाने की कोशिश करेंगे। वो गुस्से में आरवी की तरफ देख बोला, तुम अपने गुस्से पर थोड़ा काबू नहीं रख सकती क्या? क्या जरूरत थी उसको धक्का देने की? आरवी ने ठंडी नजरों से उसकी ओर देखा और फिर लोकेश के दोस्तों की तरफ देखा और एक लापरवाही भरी आवाज में बोली, वो ही बोल रहा था, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अगर मेरे पापा को पता चला तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इसलिए मैंने उसकी इच्छा पूरी कर दी, छोड़ दिया उसे। उसके इस लापरवाही भरे अंदाज को देख निकेश को भी गुस्सा आ गया। वो उसे देख बोला, हम समझते हैं कि तुम गुस्से में हो, लेकिन तुम्हारी हरकत बिल्कुल गलत थी अनु। आरवी ने उसकी ओर देखा, फिर राधिका को देखा, फिर बोली, नीचे चले या यही कोटा पूरा करना है? निकेश चुप हो गया उसकी बात सुनकर, क्योंकि आरवी अभी गुस्से में थी, इसलिए उसे कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं है। निकेश राधिका को लेकर नीचे जाते हुए मयंक और ऋषभ को बाकी तीनों को नीचे लाने को कहा और खुद नीचे जाने लगा। वहीं नील ने रुचि और आरवी का हाथ पकड़ा और नीचे जाने लगा, पर आरवी ने गुस्से से उसका हाथ झटक कर निकेश के आगे निकल गई। अनय अपना सिर अफसोस से ना में हिलाते हुए कहा, पता नहीं इतना गुस्सा कहाँ लेके जाएगी ये लड़की, पूरी पटाखा बनी घूमती है, किसी पर भी फट पड़ती है। उसने जब अपना सिर ऊपर किया तो उसके दोस्तों के साथ साथ आर्यन, राधिका, रुचि और तो और नील भी उसे घूर रहे थे, जिससे अनय घबराकर सरपट वहां से भाग गया। बाकी सब भी अब नीचे चले गए। सब लोग प्रिंसिपल ऑफिस के पास पहुंचे ही थे कि तभी दो स्टूडेंट लोकेश को खींचते हुए ले आए। लोकेश ने आरवी को देखा और फिर राधिका को, जो डर से निकेश की बाहों में सिमट गई थी। राधिका को डरता देख निकेश की मुट्ठियां कस गई और उसने राधिका को अपनी बाहों में समेट लिया और उसका मुंह अपने सीने में छिपा लिया, ताकि ना राधिका लोकेश को देख पाए और ना लोकेश राधिका को। वही लोकेश के चेहरे पर ना कोई पछतावा था, ना कोई डर, वो बस घमंड और एक मक्कारी भरी स्माइल के साथ राधिका को देख रहा था। तभी आरवी, रेयांश और रुचि उसकी नजरों के सामने आ गए, क्योंकि वो तीनों अभी बाहर ही खड़े थे और बाकी लोगों का वेट कर रहे थे। वही रोहन और राहुल राधिका को अंदर ले जाते हुए निकेश को देख बोले, तुम लोग इससे निपटो, तब तक राधु को अंदर ले जाते हम। उसकी बात पर निकेश हाँ में सिर हिलता है।
वहीं लोकेश राधिका को जाते हुए अभी भी देख रहा था। उसकी ये हरकत सबको गुस्सा दिला रही थी। मिहिर ने अचानक उसकी ठुड्डी अपने एक हाथ से मसलते हुए उसका मुंह अपनी तरफ कर गुस्से से बोला, लगता है कुछ ज्यादा ही चूल है तुझे लड़कियां ताड़ने का। तभी मयंक बोला, लगता है इसके घर में इसकी माँ बहन नहीं है, इसलिए इसे नहीं पता होगा कि लड़कियां दिखती कैसी ही, इसलिए हर आती जाती लड़कियों को चेक आउट करता है। उसकी बात सुन लोकेश को गुस्सा भी आ रहा था, पर मिहिर के उसकी ठुड्डी मसलने पर दर्द भी हो रहा था, इसलिए पहले अपनी ठुड्डी छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए दर्द से तिलमिला कर रह जाता है। पर फिर भी उन लोगों को उकसाने से पीछे नहीं हटता। वो हंसते हुए बोला, तुम लोगों को तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग इससे साबित कर पाओगे कि मैंने राधिका को गायब किया था? ओह ऑल यू आर सो स्टूपिड। मिहिर ने उसे पीछे धकेलते हुए कहा, क्या मतलब है तेरा? लोकेश एक खतरनाक हंसी हंसते हुए बोला, तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग ओबेरॉयस और रायजादास के घर से आते हो तो तुम लोग पूरे देश की पावर होल्ड कर रखी है। हाँ नहीं, हाँ क्या बेवकूफ लोग हो यार तुम लोग। मयंक गुस्से से बोला, क्या मतलब है तेरे सीधे सीधे बोलना? लोकेश फिर हंसते हुए बोला, तुम लोगों को पता नहीं है कि हम लोगों के पीछे कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? इस बार आवाज दरवाजे की ओर से आई, जहां अरहान और विक्रम जी अपनी ठंडी नजरों से लोकेश को देख रहे थे। आगे क्या होगा इस कहानी में जानेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय। चैप्टर 133। हाय हेलो नमस्ते। विक्रम जी और अरहान के ठंडे मगर सख्त लहजे ने पूरे माहौल को गंभीर बना दिया था। पर लोकेश, जो अब तक अपनी अकड़ में खड़ा था, उनकी निगाहों से थोड़ी देर के लिए सहम गया, मगर फिर खुद को संभालते हुए अपनी मक्कारी भरी मुस्कान बनाए रखा। अरहान ने अपनी नजरें लोकेश पर जमाए रखी और एक एक कदम उसकी ओर बढ़ाते हुए अपनी ठंडी और सख्त आवाज में बोला, बोलो लोकेश, कौन खड़ा है तुम्हारे और तुम्हारे बाप के पीछे जिसके दम पर तुम दोनों इतने उछल रहे हो? पूरी लॉबी में ठंडक का माहौल था। वहां का टेम्परेचर जैसे नीचे चला गया हो और एक अजीब सी ठंडक का एहसास हो रहा था सबको। बाकी सबने अरहान को बीच में रोकने की कोशिश नहीं की। वही लोकेश के दोस्त एक कोने में दुबके हुए थे। लोकेश के होंठ कुछ पल के लिए खुले, पर फिर उसने कुछ ना कह बस एक मक्कारी भरी हंसी हंस दी। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी जो सबको और गुस्सा दिला रही थी। उसने हल्के से हंसते हुए कहा, अगर मैं तुम लोगों को बता भी दूं कि कौन है मेरे पीछे तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते तुम लोग, उसका एक बाल भी नहीं हिला सकते। वो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल है। उसकी इस बात पर नील बोला, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते? वो अपने गुस्से को दबाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। वो अपने आप को रोक के रखा था जिससे वो सामने खड़े इस बेशर्म लड़के को मार ना दे। हाँ, वो ऐसा कर सकता था, पर अभी ये सही समय नहीं है। ये कॉलेज है जो इस वक्त बिल्कुल भी सही जगह नहीं है खून खराबे के लिए। वहीं निकेश और आरवी अभी शांत खड़े थे। विक्रम जी और अरहान को वापस ना आया देख प्रिंसिपल खुद बाहर निकले। बाहर का माहौल देखकर ही उनकी सांसें रुक गई, उनके माथे पर पसीना झलकने लगा। वो मन ही मन बोले, हे भगवान, इस बार बचा लेना, अगली बार तो क्या जीवन में कभी भी कोई बुरा काम नहीं करूँगा और यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊंगा कहीं दूर जहाँ ये शैतान जैसे लोग ना हो। अभी वो सोच ही रहा था कि इतने में विक्रम जी बोले, बस अब बहुत हुआ, इसे अंदर ले जाओ, इससे तो अब पुलिस ही निपटेगी। पुलिस का नाम सुन लोकेश और उसके दोस्त घबरा गए। वहीं निकेश और नील बाकी सबके साथ उन लोगों को भी अंदर ले गए। अब बाहर सिर्फ प्रिंसिपल और विक्रम जी ही थे। विक्रम जी उस पर एक ठंडी निगाह डालते हैं और जाने के लिए मुड़े ही थे कि तभी प्रिंसिपल घबराते हुए बोले, सर प्लीज हमें पुलिस में मत ले जाइए, हम खुद उन्हें समझा देंगे। प्रिंसिपल को अपनी नौकरी की चिंता हो रही थी। अगर यहाँ पुलिस आई तो उसका नाम भी इस सब में आएगा और फिर उसकी रेपुटेशन पूरी मिट्टी में मिल जाएगी। यहाँ से तो निकाला तो जाएगा ही, पर फिर कहीं भी प्रिंसिपल की नौकरी तो क्या एक प्यून की भी नौकरी नहीं मिलेगी उसे।
ये सोच सोच कर उन्हें बहुत घबराहट हो रही थी। वहीं उसकी बात सुन विक्रम जी की भौहें सिकुड़ गई। वो अपने हाथ को क्रॉस कर कर सीने से लगाए प्रिंसिपल के चेहरे पर अपने नजरें जमाते हुए कहा, अच्छा ऐसा है, अगर आपको याद ना हो यो मैं बता दूं, करीब 1 महीने पहले ही आपने ये कहा था, क्या सुधार हुआ उसमें? बल्कि और ज्यादा घटिया काम किया उसने। और अब तुम चाहते हो कि मैं अब उसे एक मौका दूं? प्रिंसिपल ने तुरंत सिर झुका लिया। विक्रम जी और गुस्से में उसकी तरफ देख बोले, तुम्हें मालूम है ना तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उसने मेरी बेटी के साथ क्या किया तुम्हें पता है ना? प्रिंसिपल ने कहा, पर सर अभी तक साबित नहीं हुआ है कि लोकेश ने ही कुछ किया है, आप अध्यक्ष जी को जानते हैं वो। तभी विक्रम जी बोले, अरे तेल लेने गए तुम्हारे अध्यक्ष जी, क्या उखाड़ लिए अब तक उसने, और उसकी नियत की बात तो तुम ना ही करो। मेरे पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है वो मुझे अच्छी तरीके से पता है। तुम बस अपनी खैर मनाओ, क्योंकि एक बार मैं इन लोगों से निपट लूं उसके बाद तुम्हारी बारी है। प्रिंसिपल आंखें फाड़े विक्रम जी को देखने लगे। वो हकलाते हुए बोला, सर आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं इतने सालों से आपका वफादार रहा हूँ। विक्रम जी उसे उंगली दिखाकर चुप कराते हुए बोले, वफादार मुझे अच्छी तरीके से पता है तुम किसके वफादार हो। इस पर प्रिंसिपल कुछ कहने को हुआ, पर तभी पीछे से एक मर्दाना और घमंड भरी आवाज आई, नमस्कार रायजादा साहब, दिल्ली आरके रेजिडेंस। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में आके रेजिडेंट में राजवीर खन्ना अभी भी वैसा ही सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था और उसका पूरा चेहरा सिगरेट के धुएं के पीछे ढका हुआ था। हॉल में अब कोई नहीं था, वो अकेला था और पूरे हॉल में अंधेरा था, बस खिड़की से कुछ सूरज की किरणें आ रही थीं। उसी रोशनी में राजवीर आरवी का खत पढ़ रहा था। न जाने कितनी बात उसने ये खत पढ़ लिया था, पर उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक जुनून नजर आ रहा था। पर उसकी आवाज में एक ठंडक थी। तो किसी को मेरे बारे में पता चल गया, उसकी आवाज में एक अलग ही ठंडक थी। तभी उसका असिस्टेंट रवि जी अभी वापस आया था। वो घबरा करते हुए बोला, सर वो लड़की बच गई है और उसके पास हमारे सारे राज है। राजवीर खन्ना ने सिगरेट फेंकी और अपनी गन जो टेबल पर पड़ी थी उसे रवि के माथे पर पॉइंट कर गुस्से बोला, तू मुझे बताने की हिम्मत कर रहा है कि मैं किसी को मारने में फेल हो गया? रवि फौरन घबराते हुए बोला, नहीं सर ऐसा नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि अब आगे क्या करना है। राजवीर एक गहरी सांस लेके गन नीचे कर बोला, तुझे पता है ना तो मेरा वफादार है, इसलिए तुझे कुछ नहीं कर रहा मैं। राजवीर गहरी सांस लेते हुए उठा और खिड़की की ओर बढ़ा। उस लड़की को ढूंढो और इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। रवि के चेहरे पर अभी भी एक डर की लकीर थी। जिस दिन मेरी हुकूमत पर सवाल उठे उस दिन कोई जिंदा नहीं बचेगा। राजवीर की आवाज में एक भयानक क्रूरता थी। आगे क्या होगा इस कहानी में जानेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय। चैप्टर 134 हैरानी। विक्रम जी और प्रिंसिपल जैसे ही अंदर जाने को मुड़े कि तभी पीछे से एक आवाज आई, नमस्कार रायजादा साहब। विक्रम जी ने आवाज सुनी और पीछे मुड़े। ये आवाज थी लोकेश के पिता विश्वानंद जी, जो कि यहाँ के अध्यक्ष है। एक नंबर के कमीने इंसान, लालच कुट कर भरा है। विक्रम जी ने उन्हें देखा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो वापस मुड़े और अंदर की ओर चले गए। ये देख अध्यक्ष जी की मुट्ठियां कस गई। तभी प्रिंसिपल ने कहा, अंदर चले अध्यक्ष जी, सब इंतजार कर रहे होंगे। अध्यक्ष जी ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश की। उनकी आंखों में जलन साफ झलक रही थी। विक्रम रायजादा ने उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था, जैसे उनकी कोई अहमियत ही न हो। यह बात उनके अहंकार को चोट पहुंचा गई थी। वो धीरे धीरे अपने हाथ की उंगलियां चटकाते हुए प्रिंसिपल के पीछे पीछे अंदर जाने लगे, लेकिन उनके चेहरे पर आई हुई कठोरता साफ दिख रही थी। कमरे के अंदर एक सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही विक्रम जी ने दरवाजा खोला तो उन्हें एक थप्पड़ की बहुत तेज आवाज सुनाई दी।
उनके साथ उनके पीछे खड़े लोकेश के पापा और प्रिंसिपल दोनों ही चौंक गए। उन्होंने सामने देखा यो लोकेश अपने गाल पर हाथ रखे नीचे जमीन पर क्यार समेत गिरा पड़ा था। दरअसल हुआ यूं था कि लोकेश बार बार सबको प्रवोक करने की कोशिश कर रहा था और बोल रहा था कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वो बार बार यही बोले जा रहा था, जिस पर आरवी को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने उठकर सीधे एक थप्पड़ लोकेश के गाल पर बजा दिया। ये देख सबने शौक होकर कभी आरवी को देखा तो कभी नीचे गिरे लोकेश को। अध्यक्ष जी अपने एक लौटे बेटे की ये हालत देख आग बाबूला हो गए। वो गुस्से में आगे निकल बोले, ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? तू जानती नहीं मैं कौन हूँ? तुझे पता भी है तुमने किससे पंगा लिया है? तभी आरवी एकदम से हवा के झोंके की तरह उसके आगे आके खड़ी हो गई, जिससे अध्यक्ष जी हड़बड़ा कर एक दो कदम पीछे हो गए। आरवी बोली, कौन हो तुम? बोलो कौन हो तुम? अध्यक्ष जी पहले तो उसकी इतनी ठंडी और डरावनी आवाज सुनकर घबरा गए और क्या बोले उन्हें समझ नहीं आया, पर फिर उन्हें याद आया कि कौन है वो। बोले, मैं इस कॉलेज का ट्रस्टी हूँ, दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर भी। तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाया, तुम्हें तो मैं। अभी वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही आरवी बोली, खत्म। अध्यक्ष जी कंफ्यूज हो गए। वो बोली, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? क्या धत्मा? आरवी बोली, ये पार्टनरशिप जो इस कॉलेज के साथ है, कल तक तुमने जितने पैसे इस कॉलेज में लगाए हैं वो मिल जाएंगे। अब क्या कर लोगे? अध्यक्ष जी बोले, थोड़ी पागल हो क्या? और हो कौन तुम जो इस पार्टनरशिप को खत्म कर रही हो? प्रिंसिपल की भी मति मार गई थी जो उन्होंने अध्यक्ष जी का साथ देना चुना। वो बोले, हाँ, और कैसे तुम ये फैसला ले सकती हो कौन तुम? सब शांत हो गए। कमरे में आरवी की आवाज कुछ पल की खामोशी के बाद गूंज उठी, जब मैंने कह दिया कि ये पार्टनरशिप खत्म तो खत्म। मैं ये पार्टनरशिप यहीं खत्म करती हूँ। कल तक तुमने जितने पैसे इस कॉलेज में लगाए वो सब सुद समेत तुम्हें मिल जाएंगे। और तुम प्रिंसिपल, कल से कहीं और ठिकाना ढूंढ लेना अपना। वही उसकी बात सुनकर सारे लोग हैरान हो गए, लेकिन फिर उन्हें लगा कि वह इसलिए बोल रही है क्योंकि वह विक्रम रायजादा की बेटी है, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि आरवी ने क्या बोला था और वो या फिर समझ रहे थे कि आरवी विक्रम जी के दम पर यह बात बोली है। यही बात विक्रम जी भी समझ रहे थे, इसलिए मुस्कुराते हुए बोले, ऑफ कोर्स मेरी बेटी जो चाहे कर सकती, वो जिसे चाहे रखे जिसे चाहे ना रखे। उनकी बात पर बाकी सब मुस्कुरा दिए। वही अध्यक्ष जी और प्रिंसिपल जी की तो पूरी दुनिया घूम गई और लोकेश और उसके दोस्त तो सन्न ही रह गए। अब लोकेश को डर लगने लगा था। उसके बाद अध्यक्ष जी थोड़ा संभले और बोले, ठीक है, सब ठीक है, पर पहले मेरे बेटे ने किया क्या है ये बताओ। तुम लड़कियों की बात सुन एक तरफा फैसला नहीं हो सकता। अरिताज जी जो अब तक चुप थे वो बोले, हमें हमारी बेटियों पर पूरा भरोसा है, पर तुम्हारे अंधे कानून के लिए हम तुम्हारे बेटे से भी पूछ लेते हैं। उन्होंने लोकेश की तरफ देखा। वो लड़खड़ाते हुए बोला, पापा मैंने को कुछ नहीं किया है, ये लड़की झूठी है, इसने ही मुझे फंसाया है, ये मुझसे दुश्मनी निकाल रही है पापा। उसने राधिका की तरफ उंगली पॉइंट कर कहा, जो अभी शांत हो चुकी थी, पर लोकेश की बात सुन उसका रोना तेज हो गया। राधिका के रोने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उसकी हालत देखकर आरवी का खून खौल उठा। उसने राधिका को अपने गले से लगाया और धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, राधिका, सबको बताओ कि लोकेश ने तुम्हारे साथ क्या किया। राधिका ने कांपते हुए सिर उठाया। उसकी आंखें डर और दर्द से भरी थीं। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था आरवी। उसने मेरी कुछ तस्वीरें, वो जबरदस्ती, अगर मैं उसकी बात नहीं मानती तो वो सबके सामने सब कुछ लीक कर देने की धमकी दे रहा था। ये सुन निकेश के चेहरे की नसें तन गईं। उसकी आंखें गुस्से से जल उठीं। लोकेश निकेश ने दांत भींचते हुए कहा,
अब तुम्हारा खेल खत्म। हॉल में खड़े सभी लोग सन्न रह गए थे। विक्रम जी आगे आए और उन्होंने सख्त लहजे में राधिका से पूछा, बेटा, क्या तुम पक्के तौर पर कह सकती हो कि लोकेश ही इसके पीछे है? राधिका ने सिर हिलाया। हाँ पापा। उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मेरी तस्वीरें इंटरनेट पर डाल देगा। मैंने मना किया तो उसने मेरे दोस्तों के सामने मुझे बदनाम करने की कोशिश की। यह सुनते ही आरवी ने गुस्से में अपना फोन निकाला और सीधे पुलिस को फोन मिला दिया। विक्रम जी ने राधिका को अपने सीने से लगा लिया। राधिका अपने पापा के गले लग रोने लगी। आगे क्या होगा इस कहानी में जानेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय।